हो ही सकता है। या फिर क्या होगा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, कि जितना तनाव बढ़ेगा उतना अधिक खाएँगे, है ना? स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर जो भी उनकी मानसिकता है। तो दोनों प्रकार से हो सकता है। तो इस मानसिक अवसाद के कारण आप स्ट्रेस ईटिंग करेंगे, अधिक अ, आप भोजन लेंगे, आपकी आवश्यकता से अधिक आप भोजन खाएँगे, तो उससे क्या होगा? उससे मोटापे की समस्या होगी, अतिपोषण की समस्या होगी। तो ये आपको एक चार्ट बनाकर दिखा रखा है और इस चार्ट से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि विभिन्न कारण हो सकते हैं। हाँ जी, गुलशा जो आपने कहा कि गुलशा कह रहे हैं कि जो आपके जेनेटिक्स हैं, है ना? जेनेटिक्स हैं, उसके कारण भी हो सकता है और ये स्वास्थ्य के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। स्वास्थ्य के साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से वो भी उस आपके जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए जब हम भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे, केवल गुप्सा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो आप भारत में पाएँगे कि बहुत सारी आपकी नस्लीय या जनजातीय विविधता है। तो कुछ आपकी निर्जाति ऐसी हैं, जहाँ पर पहले से ही हाइट कम होना, पतला होना, वो उनके जेनेटिक्स में है, जीन्स में है, आनुवांशिक है ना? कि जनरेशन टू जनरेशन एक वंश से दूसरे वंश तक वो ऐसे ही चल रहा है, जिसके कारण हो सकता है। तो जेनेटिक्स है वो अपना रोल वो भी प्ले करेगा स्वास्थ्य में और इसीलिए कहते हैं कि जब हम कृशता, दुर्बलता इत्यादि देखते हैं बच्चों में, तो भारत की जो निर्जातीय विविधता है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी ये संकेतक है, वो क्या करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड है, सामान्य रूप से जो देखा जाता है, उसी को वो स्टैंडर्ड मानते हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है ना? भारत में बहुत सारी विजातीय विविधता है। नोट्स में ऐसा चार्ट बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको दिखाने के लिए और आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर अपने हिसाब से बनाएँ, है ना? अपने हिसाब से बनाएँ। चलिए, कुपोषण के हमने कहा कि किस क्या-क्या उसके कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से आपका कुपोषण देखने को मिलता है, अल्पपोषण, अतिपोषण। उसके अलावा कुपोषण के 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। सामान्य कुपोषण, चरम कुपोषण, तीव्र कुपोषण। सामान्य कुपोषण, चरम कुपोषण, तीव्र कुपोषण। इससे होने वाली समस्या आप देख लें कि आयु के अनुसार यदि वजन कम हो आयु के अनुसार यदि वजन कम हो, तो वो क्या हुआ आपका सामान्य कुपोषण, जनरल मैलनरिशमेंट, उसको अंडरवेट बोलते हैं। इसी के साथ आयु के अनुसार यदि लंबाई कम हो, तो उसको स्टंटिंग यानी बोनापन बोलते हैं। लंबाई के अनुसार यदि आपका वजन कम हो, पहले हमने क्या कहा? आयु के अनुसार वजन कम, आयु के अनुसार लंबाई कम, अब हम कह रहे हैं लंबाई के अनुसार वजन कम, उसको हम वेस्टिंग कहते हैं। ये जो पार्ट है, इसको आप याद कर लेंगे, ये जो आपकी स्लाइड है, इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि आम तौर पर प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका कोई तरीका नहीं है, इसको याद करना ही इकलौता तरीका है कि आप इसको याद कर लें। तो ध्यान रखेंगे 2 हैं, एक तो है आयु के अनुसार वजन, आयु के अनुसार लंबाई। तो अंडरवेट और जो आपका स्टंटिंग यानी बोनापन है, वो तो आपको आसानी से ध्यान रहेगा। उसके अलावा जो तीसरा आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? लंबाई के अनुसार वजन कम होना, कि लंबाई है 6 फुट पर वजन कम है। पहले क्या है? आयु। आयु है 5 वर्ष पर 5 वर्ष के बच्चे का सामान्य तौर पर या औसतन जितना वजन होना चाहिए, उनका उतना वजन नहीं है या उनकी उतनी हाइट नहीं है, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा। इस पर आएँगे, जय कुमार आपके प्रश्न पर आएँगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन उसको प्रभावित करेगा और जब हम आगे खाद्य सुरक्षा को डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको जलवायु परिवर्तन दिख जाएगा। ठीक है? जलवायु परिवर्तन और जो आपकी भौगोलिक स्थिति है, वो किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, वो आपको दिख जाएगा। अब आप ये कुछ आंकड़े देखें, ठीक है? ये एनएफएचएस 3 यानी 2005-6 और एनएफएचएस 4 यानी 2015-16 के आंकड़े हैं। इनके बीच में तुलना है, किस प्रकार से क्या हो रहा है। साथ ही साथ एनएफएचएस 5 यानी 2019 से 21 के आंकड़े यहाँ पर आपको दिए हैं। साथ ही साथ मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से खोलकर आप देख सकते हैं, एक साथ सारे आपको आंकड़े मिल जाएँगे। अब इसमें आप ये देखें कि जब हम स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट जो पीछे तीनों चीज़ें आपको बताई हैं, कृशता, अ, अल्पभारिता एवं आपका बोनापन, तीनों की यदि हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो पीछे किसी ने प्रश्न पूछा था कि शहरों में ज़्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो इससे आपको रूरल अर्बन का डेटा दिख जाएगा कि कहाँ पर क्या ज़्यादा है, कहाँ पर क्या कम है।
और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण इन 3 प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। यही 3 प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, पर खास तौर पर इसको हम बच्चों में देखते हैं। खास तौर पर इसको हम बच्चों में देखते हैं। लेकिन हो ये भी सकता है कि जो आपका कुपोषण है केवल बच्चों में ना होकर आपके वयस्कों में हो सकता है। कुपोषण आपका वृद्धों में हो सकता है, तो वो आपके किसी में भी किसी भी समुदाय में आपको देखने को मिल सकता है। पर बच्चों में आमतौर पर इसलिए देखा जाता है क्योंकि बच्चे वे हैं जिनको हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सरकार हो, हमेशा उनको प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि परिवार में यदि 1 ग्लास दूध है, तो उसमें प्राथमिकता किसको मिलेगी? बच्चे को। माता-पिता से पहले बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी जब उसकी बात होती है। किसी भी भोजन की या पोषण इत्यादि की बात होती है। अब उसमें भी आपको पता है कि भेदभाव है, कहीं पर लड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। हो सकता है कुछ परिवार ऐसे हों जिसमें लड़कियों को प्राथमिकता दें। कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं कि हर बच्चे को समान रूप से बिना भेदभाव के वो प्रदान करें। तो उसमें अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, पर ये जो आपके आंकड़े हैं, ये बच्चों से संबंधित हैं। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो आप शहरी ग्रामीण के आंकड़े दिख रहे हैं। रूरल ब्लू में है, अर्बन जो आपका शहरी है, वो लाल रंग में है। अब इसमें आपको एक आंकड़े देखने हैं, हर जगह आप देखेंगे तो आपको कम होती हुई दिखेगी। जैसे उदाहरण के लिए स्टंटिंग यदि हम देखते हैं, बोनापन जब हम देखते हैं, तो बोनापन 48 2005 में, पर जब हम जाते हैं 2015-16 में, तो वो कम हो रहा है 38.4। इसी प्रकार से जब हम अल्पभारिता यानी अंडरवेट की बात करते हैं, तो पहले था ये 42.5 यानी ब 42.5, अब ये कितना हो गया? घटकर 33.7। पर जब हम आते हैं कृशता पर, वेस्टिंग पर, तब आप देखते हैं कि पहले था 19.8 पर अब बढ़कर 2015-16 में क्या हो गया? 21। तो शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ गया। और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक बढ़ा है। क्या है ये? कृषता यानी वेस्टिंग। पर जब हम आते हैं अब 19 से 21 के आंकड़ों पर, तब आप पाएँगे कि हर स्तर पर आपको कम होता हुआ दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं स्टंटिंग की यानी बौनेपन की, तो आखिरी में था आपका 38.4 15-16 में, अब 2019-21 में 35.5 यानी कम हुआ है। इसी प्रकार से वेस्टिंग की बात करें, पहले थी 21, अब होगी 19। साथ ही साथ अल्पभारिता की बात करें 35.7 से 32.1। इसका मतलब अब ये कम हो रही है। पर ये वो दौर था जहाँ पर आपकी जो वेस्टेज है, कृशता है, वह बढ़ी थी 2015-16 और 2005-6 और 15-16 के बीच में। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं आंकड़ों की, लेकिन आप आंकड़ों को देखकर आपको अंदाज़ा ज़रूर लगता है कि भारत में अब ये सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है? हम जो बाहर की कोई रिपोर्ट है, बाहर का कोई सूचकांक है, उसको खारिज कर सकते हैं, उसकी आलोचना करके। यहाँ पर भी जो आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अंततः ये सैंपल सर्वे का डेटा है, इसको भी हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगी। पर हम इसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के द्वारा खुद निकाले गए आंकड़े हैं। उसमें आप देखते हैं कि क्या आपका यदि आप ये 2019 से 21 के आंकड़े देखें, तो आप देख सकते हैं कि इन सभी का क्या स्तर है। इसी के साथ-साथ इनसे सीधा-सीधा लिंक क्या हो जाएगा आपका? शिशु मृत्यु दर, इनसे सीधा-सीधा लिंक्ड है ना? पोषण से हमने कहा कि आधे से अधिक जो केसेस हैं शिशु मृत्यु के वैश्विक स्तर पर, वो आपको कुपोषण से जुड़े हुए दिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो शिशु मृत्यु दर की हम बात कर रहे थे वहाँ पर पीछे, जनसंख्या के चैप्टर में मैंने कहा था कि जब भुखमरी पर आएँगे, तब मैं आपको कुछ आंकड़े इत्यादि दिखा दूँगा, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो दिखा दूँगा। तो अब आप सोच कर रखें, दिमाग में रखें कि एक तो ये शिशु मृत्यु दर पोषण के कारण हो रहा है, खास तौर पर सबसे बड़ा फैक्टर इसका हो गया पोषण यानी न्यूट्रिशन। दूसरा स्वास्थ्य की सेवाओं पर। अब इसके अलावा भी अन्य कारण भी हैं। अब ये प्रमुख रूप से इन दोनों चीज़ों पर आपका निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी जागरूकता, है ना? शिक्षा का स्तर, किस क्षेत्र से आप आते हैं, ग्रामीण में है, शहरी में है, क्योंकि वहाँ से आपका सीधा-सीधा स्वास्थ्य सेवाओं पर फ़र्क पड़ जाता है। वो सभी प्रभावित करेंगे इस शिशु मृत्यु दर को। पर मुख्य रूप से पोषण और
स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता इसको प्रभावित करेगी। तो वो जो आपका प्रश्न क्या पता आपके दिमाग में रह गया हो, लगता तो ऐसा है कि ज़्यादातर लोग भूल गए, क्योंकि भुखमरी का चैप्टर आते ही आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए था कि भई हमने शिशु मृत्यु दर की बात नहीं की है, शिशु मृत्यु दर के बारे में बताएँ। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल मैंने आपको ध्यान दिला दिया कि ये इन दोनों से लिंक्ड है, तो उससे आपको सुझाव मिल जाएँगे। तो जो कुपोषण को कम करने के सुझाव हैं, वो शिशु मृत्यु दर को कम करने के सुझाव हो जाएँगे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी करना, वो किसके सुझाव हो जाएँगे? शिशु मृत्यु दर के भी सुझाव हो जाएँगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात को और इसको लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और जो शिशु मृत्यु दर है, वो इस वर्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना? भुखमरी और आपने देखा कि हर वर्ष के लिए भुखमरी ये जितने भी टॉपिक हैं, वो तो हर वर्ष ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। सामाजिक न्याय में क्योंकि टॉपिक कम है, प्रश्न वह उतने ही 3 से 4 पूछते हैं। 5-6 टॉपिक में से 3 से 4 प्रश्न यदि पूछने हैं, तो सभी टॉपिक समान रूप से इम्पोर्टेंट है। पर भुखमरी की यदि हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर प्रश्न नहीं पूछा है, इस वर्ष पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उससे जोड़कर शिशु मृत्यु दर पर पूछ सकते हैं। उसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं आगे, मैं आपको बता देता हूँ खाद्य असुरक्षा की, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं फूड इनसिक्योरिटी, इसकी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी पोषण सुरक्षा। तो फूड सिक्योरिटी एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष आपको फिर पहले से ही बता देता हूँ ये टॉपिक शुरू करने से पहले ताकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए। बहुत आसान टॉपिक है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में फूड सिक्योरिटी के बारे में पेपर 3 में जब आप आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं। साथ ही साथ जब ज्योग्राफी में भूगोल में आप हरित क्रांति पढ़ते हैं तो हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? हरित क्रांति आपकी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है क्योंकि एक समय था जब भारत के पास अपनी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में भोजन देने के लिए भी नहीं बचा था। इतना कम उत्पादन था आपकी कृषि से और कृषि की उत्पादकता भी कम थी। तो हरित क्रांति किस लिए हुई? खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो 2 बार आप इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ कि इस वर्ष भी प्रश्न पूछा है खाद्य सुरक्षा से, लेकिन वह पूछा है ज्योग्राफी यानी भूगोल से जोड़कर। भूगोल से जोड़कर उस प्रश्न को पूछा गया है, तो जो खाद्य सुरक्षा है उसको आप ध्यान रखेंगे कि ये भी बहुआयामी है। इसको भी प्रभावित करने वाले कई आयाम हैं। अन्य बहुत सारे कारक हैं। हालाँकि हम खाद्य सुरक्षा के साथ क्लास में कवर करते हैं, पर जो भौगोलिक कारक हैं या जो आपके आर्थिक कारक हैं, उस पर उतना फ़ोकस हम नहीं करते, है ना? लेकिन जो आपका प्रश्न आया था उसको पीपीटी से आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते थे, पर ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा जितना आसान ये टॉपिक आपको दिखता है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। पर इस वर्ष के लिए और अगले वर्ष के लिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी पोषण सुरक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कारण उसका ये है, यदि आप सरकारी प्रयास देखें, तो आपने देखा है कि आपकी जो मिड डे मील स्कीम है, उसमें भोजन के लिए क्या हो मिड डे मील स्कीम जो है आपकी, उसमें खाना तो आपको मिल रहा है बच्चों को, पर उसमें भी चर्चा चली गई कहाँ पर? पोषण की ओर, कि वो जो भोजन आपको मिल रहा है, उसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं? तो ध्यान होगा अंडे को लेकर डिबेट थी, कि वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना? उसको लेकर प्रॉब्लम थी। फिर आप देखें कि अभी रिसेंटली सरकार ने जो आपके मिलेट्स हैं, उनकी तरफ पुश शुरू किया है। उनकी तरफ पुश शुरू किया है। मिलेट जैसे बाजरा, रागी, आप साउथ में देखा कि देखिए आपकी रागी को लेकर कितना ज़ोर है, सरकार का भी और जो आपके स्वास्थ्य विभाग है खास तौर पर उसका भी। तो अब आपका जो डिस्कोर्स जिसे कहते हैं, अब जो आपकी डिबेट है, वो फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर शिफ्ट हो रही है। हालाँकि मैंने इस वर्ष जो लिखने वाले थे उनको कहा था कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर फिर भी प्रश्न आया फूड इनसिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा पर। पर ऐसा नहीं है कि हमने कवर नहीं किया था, उसको भी कवर किया गया था। पर ध्यान रखिए इस वर्ष फूड इनसिक्योरिटी पर पूछा है। अगले वर्ष नहीं, तो उससे अगले वर्ष में ज़रूर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर प्रश्न बनेगा। क्योंकि अब सरकार का जो रुख है वो उस तरफ मुड़ गया है। हाँ जी, विशु उदाहरण दे रहे हैं मिलेट्स का, ठीक है। चलिए, अब जब हम बात करते हैं खाद्य असुरक्षा की, यह ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के पास सामान्य वृद्धि एवं विकास तथा एक
सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है। ध्यान रखेंगे, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता ना होना, वो क्या है? खाद्य असुरक्षा। तो हमने कहा कि एक आपको आहार ऊर्जा चाहिए, एक और पोषण चाहिए, दोनों चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ताकि आप एक स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जी सकें। अब वो आपका कितना आपकी जीवन शैली कितनी सक्रिय है, कितना आप काम करते हैं, कितनी आप फिजिकल लेबर करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी आहार, कितना पोषण चाहिए। ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो एज ग्रुप है, किस आयु के आप हैं, किस आयु के समूह में आप आते हैं, वो उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि मान लीजिए वृद्ध हैं, तो वृद्धों की जो आहार ऊर्जा की आवश्यकता है, वो कम हो जाएगी। पर वहीं आप बच्चों को देखें, मान लीजिए 5 साल से 18 साल या 20 साल तक के बीच में जब आप देख रहे हैं, तो उस समय पर आपकी बहुत अधिक आहार ऊर्जा की आवश्यकता है। उस समय पर आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पोषण मिलना चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप यदि कृषि में हैं, आपको कहीं मज़दूरी का काम करते हैं, तो आपकी आहार ऊर्जा की आवश्यकता एवं पोषण की आवश्यकता ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? यदि आपका ऑफ़िस में बैठकर कोई आप व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, कहीं पर क्लर्क हैं या इस प्रकार की कोई नौकरी करते हैं जिसमें आपका बैठने का ज़्यादा काम है, तो उनकी आहार ऊर्जा एवं पोषण की आवश्यकता कम होगी। तो ये जो पोषण की आवश्यकता है, वो लोगों का किस एज ग्रुप में आप हैं, क्या काम आप करते हैं, उन सभी पर ये निर्भर करेगी। तो खाद्य असुरक्षा की जब हम बात करते हैं, वह ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के पास सामान्य वृद्धि जो बेसिक शरीर की डेवलपमेंट है, खास तौर पर बच्चों में और वयस्कों में कि जो आपका मसल का और बॉडी का, मस्तिष्क का, सभी का डेवलपमेंट होना है, उसके लिए और आपका जो एक बेसिक सक्रिय जो सामान्य सक्रिय आपका जीवन है, स्वस्थ जीवन है, उसे मेंटेन करने के लिए, उसे जीने के लिए जितनी आपको आवश्यकता है भोजन की, वो यदि आपको नहीं मिले, तो उसको हम खाद्य असुरक्षा की स्थिति कहेंगे, फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति कहेंगे। अब इसमें सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन क्या है? पौष्टिक आपको समझ में आ गया जिसमें पोषक तत्व हों। सुरक्षित क्या है? आज के समय पर आप देखते हैं कि काला बाज़ारी काफ़ी चलती है कि बोलेंगे कुछ और उसमें निकलेगा कुछ और। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के समय पर आमतौर पर किसी भी त्योहार के आस-पास आप देखते हैं कि दूध के साथ और जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ बढ़ जाती है। और आजकल हो भी गया, पिछले 4-5 साल से प्रचलन में है कि दिवाली और उसके आस-पास के समय पर लोग ये दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई मिठाइयों का सेवन कम करते हैं। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि किस प्रकार की मिलावट हो, और आप देखते हैं कि इतने लोग मरे ये खाकर, कि बर्फी खाकर इतने लोग मर गए या फूड पॉइज़निंग हो गई उनको। तो ये जो मिलावट है और साथ ही साथ जो आपके भोजन में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। हमने देखा ना कि सरकार बीच-बीच में कहती है कि ये जो प्रिजर्वेटिव है, ये भोजन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षित मात्रा में नहीं है या फिर आपके शरीर के लिए ये ठीक नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप सुरक्षित भोजन को सोच सकते हैं। पौष्टिक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यदि भोजन का अभाव हो रहा है, सिंपल सीधी भाषा में, यदि आपको पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा, तो वह एक खाद्य असुरक्षा की स्थिति है। अब एक खाद्य असुरक्षा की स्थिति आप राष्ट्र के स्तर पर भी देख सकते हैं और परिवार के स्तर पर भी देख सकते हैं। तो उसमें भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि कभी हम उदाहरण दे देंगे परिवार का, थोड़ी देर पहले मैंने हरित क्रांति के साथ उदाहरण दिया राष्ट्र का। ठीक है? तो दोनों के स्तर पर आपको एक खाद्य असुरक्षा देखने को मिल सकती है। अब इसको देखें तो इसके भी स्तर हैं, जो मैंने पहले कहा था कि एक तो ये हो कि आपको नहीं पता कि क्या आपको कल भोजन मिल पाएगा कि नहीं। आज आपके पास खाने के लिए पर्याप्त है, पोषक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन आपके पास अ, आज आपको पर्याप्त है, लेकिन कल की गारंटी आपको नहीं पता। अब ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए, हालाँकि मैंने बता दिया पहले ही, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा स्तर क्या है कि एक तो हुआ कि कल का नहीं पता, अभी खाने के लिए है। दूसरा स्तर वाले हैं, उसमें आपको उसकी गुणवत्ता के साथ और उसकी वैरायटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कि आपको पता है कि पोषण के लिए आपको फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, पर फ्रूट्स महँगे हैं, तो इसलिए आपको फ्रूट्स आप नहीं खा रहे, या दाल महँगी है, तो दाल की जगह आप कोई और सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, वो खा रहे हैं क्योंकि वो सस्ती है। तो इसमें ऐसे में आपने क्या किया? जो भोजन की गुणवत्ता है, क्वालिटी है,
उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया। रखा हुआ भोजन 2 दिन पुराना है वो खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास उपलब्धता नहीं है। तो ये दूसरा स्तर है और गहरा हो गया स्तर। उसके बाद और आगे यदि आप बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप क्वालिटी के साथ तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर ही दिया कि दाल की जगह आप आलू खा रहे हैं केवल, पर साथ ही साथ आपने उसकी क्वांटिटी पर, उसकी मात्रा पर भी अब आपने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है कि अब आपको मात्रा कम करनी पड़ी कि अब 3 रोटी की आपको आवश्यकता होती थी, अब 3 की जगह आप 2 ही रोटी खा रहे हैं। तो जो भोजन है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा के साथ, किस मात्रा में आप भोजन खा रहे हैं उसके साथ अब आपने कॉम्प्रोमाइज किया। साथ ही साथ कि आपको पता है कि भाई दिन भर में मैं केवल 4 रोटी ही कमा पाऊंगा, तो दोपहर का भोजन ही छोड़ दिया कि सुबह खा लेंगे, रात को खा लेंगे, दोपहर में खाना ही नहीं। तो एक या एक से अधिक आपने जो मील है या जो आपको भोजन लेना था उसको आपने स्किप कर दिया, उसको आपने छोड़ दिया। उसके बाद क्या स्थिति होगी? उसके बाद आपको 1 दिन या उससे अधिक आपको भोजन ही नहीं मिल रहा। तो ये सबसे दयनीय स्थिति है, सबसे गंभीर स्थिति है और इसको हम कहते हैं सीवियर फूड इनसिक्योरिटी कि अब आपको 1 दिन या 1 से अधिक दिन के लिए आपको भोजन ही नहीं मिल रहा। तो ये इसके स्तर हैं। ये केवल आपको ये बताने के लिए कि हर जगह आपको स्तर देखने को मिलेंगे, ये आपको याद नहीं करना। ठीक है। अब हम आते हैं कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या होंगे? अब जो आप पीछे बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन इत्यादि, ये सभी यहाँ पर आ जाएँगे। अब ध्यान रखेंगे जो हम कारकों की चर्चा कर रहे हैं, वो किसको प्रभावित करने वाले हैं? खाद्य सुरक्षा को। अब हमने कहा कि खाद्य सुरक्षा के अलावा भी एक बात और हमें देखनी है, एक चीज़ और हमें देखनी है, वो है पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की जब बात आएगी तो इन्हीं पॉइंट में से आपको कहीं न कहीं चीज़ों को चेंज करना होगा। जैसे जब खाद्य सुरक्षा की बात है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। पर जब पोषण सुरक्षा की बात है, तो भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसमें पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो दोनों प्रभावित करेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि थोड़ा-सा उसमें बदलाव आएगा और ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया गया है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, पोषण सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या होंगे? मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो है खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। उदाहरण आपको दे दिया है कि कैसे आपको देखना है। तो वही लॉजिक लगाना है जैसे पहले हम लगाते आए हैं कि थोड़ा-सा चेंज हुआ तो आपका थोड़ा-सा लॉजिक लगाकर कुछ पॉइंट्स आपके चेंज हो जाएँगे। चलिए सबसे पहले खाद्य सुरक्षा को कि पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा कि नहीं, सबसे पहले उसको कृषि प्रभावित करेगा। अब कृषि यदि आपका स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अपर्दन यानी इरोजन की समस्या है, सैलिनेशन यानी लवणीकरण की समस्या है, मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन की समस्या है। ऐसे में क्या होगा? जो आपकी ज़मीन है, भूमि है, उससे उत्पादन भी कम होगा और उसकी उत्पादकता भी कम होगी। डेजर्टिफिकेशन में या सैलिनेशन में क्या होता है? आपने पढ़ी होंगी ये टर्म्स कि उत्पादकता कम हो जा रही है आपकी ज़मीन की। तो कृषि की उत्पादकता कम होगी, साथ ही साथ उसका उत्पादन कम होगा, तो खाद्य असुरक्षा की स्थिति। इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन उसको सीधा-सीधा प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत में आपको पता है कि जो आपका कृषि है, ज़्यादातर जो कृषि है, वो आपका मानसून पर निर्भर करता है। और ना केवल मानसून बल्कि आप देख सकते हैं कि जो अन्य आपके पर्यावरण के कारक हैं, उन सभी पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी, समय पर मानसून आना, अब आपने देखा कि जिस समय पर बारिश की आवश्यकता नहीं है, तब बारिश होगी तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। जिस समय पर बारिश की आवश्यकता है, उस समय बारिश नहीं हो रही तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। किस लिए ये आपका मानसून बदल रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक सूखा पड़ना, बहुत अधिक बाढ़ आना, उससे क्या है आपका कृषि सीधा-सीधा प्रभावित होगा। अब ना केवल कृषि प्रभावित होगा बल्कि आप सोच सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। जलवायु परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। जलवायु परिवर्तन आपके रोज़गार को भी प्रभावित करेगा। अब जहाँ पर आप जिस क्षेत्र में रहते थे, काम करते थे, ताउम्र आप यहाँ पर रहे हैं, अब अत्यधिक बाढ़ के कारण अब आपको वहाँ से अपना घर बदलना पड़ गया। उस जगह से आपको बाहर निकलना पड़ गया, तो उससे आपका रोज़गार प्रभावित होगा। तो जलवायु परिवर्तन के क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन पर, जीवन के हर स्तर में, वो आपको पता होंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, है ना? तो वो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर। तो इसी प्रकार से इस जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, इस जलवायु परिवर्तन का सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण और अन्य कारणों से, क्योंकि जो आपकी प्राकृतिक आपदाएँ हैं,
ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी आपदाएँ आ रही हैं वो ह्यूमन मेड हो, एंथ्रोपोलॉजिकल हो या फिर मानवीय हो। जो आपकी आपदाएँ हैं वो प्राकृतिक भी हैं। तो जैसे कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर अ, लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। अब वो जलवायु परिवर्तन के कारण ठीक है वो बढ़ गई होंगी, पर वैसे भी तो वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, वैसे भी तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो वो भी सीधा-सीधा कृषि को प्रभावित करती है। तो कृषि पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो उससे खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में लिंग असमानता, लिंग के आधार पर आपको पता है कि आम तौर पर आप देखेंगे जो महिलाएँ हैं, भारतीय यदि परिवार की हम स्थिति देखें तो महिलाएँ हैं आम तौर पर आखिरी में भोजन करती हैं। जब सबका पेट भर गया, सबको भोजन मिल गया, उसके बाद महिलाएँ करेंगी। तो इस लैंगिक असमानता के चलते आप देखते हैं कि बहुत अधिक बार उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता या पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता। साथ ही साथ इस लैंगिक असमानता को आप बच्चों में देख लें कि बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। तो लैंगिक असमानता ऐसी है कि यदि 1 ग्लास दूध है, तो आम तौर पर वो लड़के को दिया जाएगा लड़की की जगह। ज्योग्राफी ओरिएंटेड केवल पिछला पार्ट था, ध्यान रखेंगे कि खाद्य सुरक्षा को कुछ भौगोलिक कारक और खास तौर पर कृषि प्रभावित करते हैं, वो हमने देखे। अब हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जो अन्य कारक हैं, उनको भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपका ज्योग्राफी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लैंगिक असमानता के कारण खाद्य सुरक्षा, गरीबी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगी, उसमें कोई सोचने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने कहा खराब भोजन की प्रथाएँ। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का आप भोजन खाते हैं, वो प्रभावित करेगा। अब ये किसको प्रभावित करेगा? ये प्रभावित करेगा खास तौर पर आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी पोषण सुरक्षा को। उसके बाद असुरक्षित पेयजल, बड़े परिवार का आकार। अब बड़े परिवार का आकार होगा तो सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास भोजन नहीं होगा, तो इसको कह सकते हैं घरेलू खाद्य असुरक्षा। तो हमने कहा था ना खाद्य सुरक्षा आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख सकता है, पारिवारिक स्तर पर भी दिख सकता है। तो परिवार के स्तर पर घरेलू खाद्य असुरक्षा, अस्वच्छता एवं साफ-सफाई ये किसको प्रभावित करेंगे? पोषण सुरक्षा को। फिर कृषि संसाधनों का असमान वितरण, कुछ क्षेत्र हैं और ना केवल क्षेत्र बल्कि समुदायों के बीच में भी यदि आप देखेंगे तो कृषि से जुड़े जो संसाधन हैं, एक तो भौगोलिक स्थिति के कारण आपके असमान वितरण है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि समुदायों के बीच में भी, जैसे किसी ने पीछे पूछा था कि क्या जाति प्रभावित करेगी? अब आप देख सकते हैं कि जाति के आधार पर आपका असमान वितरण है संसाधनों का, ना केवल कृषि संसाधनों का बल्कि आर्थिक संसाधनों का। इसी प्रकार से आप देखें कि जो कृषि संसाधनों का असमान वितरण है, एक तो भौगोलिक स्तर पर, दूसरा सामाजिक स्तर पर, वो भी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। अंधविश्वास, अंधविश्वास का मैंने उदाहरण दिया था, किसका? फास्टिंग का। अब फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जो आप व्रत करते हैं, भोजन नहीं खाना 1 दिन तक, 2 दिन तक, उसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं, स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, पर साथ ही साथ उसका जो पोषण का स्तर है शरीर का, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। अब अंधविश्वास के कारण कुछ चीज़ें खाना, कुछ चीज़ें न खाना। अंधविश्वास के कारण आपने देखा होगा कि कुछ समुदायों में, कुछ क्षेत्रों में लोग शूट्स नहीं खाते, जो भी आपका धरती से नीचे उगता है उसको नहीं खाते। अब जो चीज़ें धरती से नीचे उगती हैं, क्या उनमें पोषण नहीं होता? होता है। तो क्या उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाएगा? नहीं। क्या वो बैलेंस डाइट ले पाएँगे? नहीं। अब कुछ आपने देखा है कि आज के समय में जैसे वीगनिज़्म है, कि वीगन खाना मतलब आपके जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी ना खाना। उससे आप कह सकते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा, पोषण का जो स्तर है वो प्रभावित होगा। हालाँकि आज के समय में आप देखते हैं कि आर्टिफ़िशियली या मानव द्वारा बनाए गए आपको हर चीज़ अब मिल जाती है, कि अगर दूध अ, गाय का या किसी पशु का आप नहीं पी रहे, तो आप आलमंड मिल्क पी रहे हैं, यानी बादाम का दूध पी रहे हैं। इसी प्रकार से सोया मिल्क होता है, सोया से निकला हुआ जो आपका मिल्क होता है वो पी रहे हैं। तो आपके पास विकल्प आ गए हैं, पर आप देखें कि वो विकल्प बहुत महँगे हैं। और जब हम भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो जो अंधविश्वास है, जो उसके जो मैंने उदाहरण दिए, जैसे एग्स ना खाना इत्यादि, वो आपको पता चल जाएँगे। जी। उसके बाद राजनीतिक स्तर पर देखें तो आपकी
जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें कोई भी कमियाँ होंगी उसके कारण, आपने देखा कि भ्रष्टाचार के कारण, कालाबाज़ारी के कारण खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। यदि युद्ध होता है, युद्ध के समय में क्या होता है? युद्ध के समय में आपकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। आपकी सरकार ऐसी है या शासन ऐसा है जो बहुत तानाशाही है, उसके कारण खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। आपकी विभिन्न जो नीतियाँ हैं, वो यदि प्रभावी नहीं है, उससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। तो जो राजनैतिक आयाम है, उसमें आपको सोचने का ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सरकार ने अभी का प्रश्न है कि देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि अंडा शाकाहारी पदार्थ है या मांसाहारी पदार्थ है, क्योंकि उसको लेकर आपकी दोनों बातें हैं। जिसको बोलते हैं कि एक पक्ष ये कहता है कि अंडा शाकाहारी है, क्योंकि वो स्टेराइल है ना? उससे जो अंडा आप खाते हैं, जो आपका आ रहा है फैक्ट्रियों से, तो वो स्टेराइल है, वो उससे आपके आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे, ना ही उसका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो जिसके अनुसार वो कहते हैं कि ये शाकाहारी है। कुछ कहते हैं कि नहीं, तो अंततः जो पशु है वहाँ से रहा है, तो इसलिए ये मांसाहारी है। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, उसको लेकर डिबेट है जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं है। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का यानी कृषि से जुड़े संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कृषि से जुड़े संसाधन क्या-क्या है? सबसे पहला संसाधन क्या है कृषि से जुड़ा? भूमि, क्योंकि किसी भूमि पर ही, किसी लैंड पर ही आप कृषि करते हैं। अब भूमि सबसे बड़ा संसाधन है, उसके अलावा भी अन्य संसाधन हो सकते हैं, किस प्रकार के खाद, बीज, उर्वरक इत्यादि आपको उपलब्ध हैं। सबसे बड़ा संसाधन क्या है? भूमि। तो क्या भूमि का समान वितरण है लोगों के समुदायों के बीच में? नहीं है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो वो पारिवारिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर जो आपकी अ, खाद्य सुरक्षा है, उसको प्रभावित कर सकता है। उसके बाद वे कह रहे हैं कि सरकार ये दावा करती है कि मिड डे मील स्कीम से सभी बच्चों तक पोषक आहार पहुँचता है, लेकिन वह बच्चे तो वंचित रह जाते होंगे जो स्कूल नहीं जाते। हाँ जी, बिल्कुल, आप देखिए कि जो मिड डे मील स्कीम है, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि जो बच्चे हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले, ताकि हम जो आपका बच्चों में कृशता है, दुबलापन है, इस प्रकार की समस्याएँ हैं और शिशु मृत्यु दर है, उसको कम कर सकें। दूसरा उसका ये है कि इन कारणों से कि भोजन के लिए ही सही, बच्चों को स्कूल में तो भेजें। तो वो दोनों चीज़ों को टारगेट करती है, मिड डे मील स्कीम जो आपकी है, वो दोनों चीज़ों को टारगेट करती है। एक तो आपके पोषण को, साथ ही साथ शिक्षा को, कि बच्चों को, सभी को शिक्षा मिले। ठीक है। तो हाँ, अब आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, वो इससे वंचित रह जाते होंगे, बिल्कुल ठीक है। पर अब साथ-साथ आप देखेंगे जब हम आगे शिक्षा का चैप्टर करेंगे, इससे अगला स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से अगला शिक्षा है। जब शिक्षा की हम बात करेंगे तो उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम देखेंगे। वो क्या है कि कितने बच्चे स्कूल में पंजीकरण करते हैं, है ना? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, जो स्कूल में किसी प्रकार के स्कूल में नहीं जाते, बहुत कम है। उनका जो अनुपात है बहुत कम है और सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से यह प्रयास कर रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में उसको हम 100% तक ले जाएँ। 100% तक ले जाएँ तो हाँ, उसको आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो नहीं जाएँगे वो तो वंचित रह ही जाएँगे। क्योंकि बहुत सारे अभी भी समुदाय ऐसे हैं, बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो अभी भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दिलवाते। तो वो उससे ज़रूर वंचित रह जाएँगे। ठीक है। सामाजिक न्याय का पहला दिन नहीं है क्योंकि कल जो हमने पढ़ा गरीबी का चैप्टर वो भी सामाजिक न्याय का है। ठीक है। तो कुछ राजनीतिक कारक जो उसको प्रभावित करते हैं, अब आप सिंपल देखें कि इसको लेकर क्या सुझाव हो सकते हैं। सुझाव कहाँ से आएँगे? जो आपकी समस्याएँ थी, वहीं से आपके सुझाव आएँगे। उसमें हमने जैसे अभी कहा कि जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो मान लीजिए अप्रभावी है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें लीकेजेस हैं, उनको ठीक करें। तो जो खाद्य वस्तु है उनका बेहतर प्रबंधन एवं वितरण करें। अब इसमें आपकी जो सरकारी अन्य नीतियाँ हैं वो भी आ जाएँगी। जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि अ, क समय-समय पर आपका जो मुद्रास्फीति का दर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे अभी हम कल भी चर्चा कर रहे थे, ये मुद्रास्फीति का दर बहुत अधिक है खाद्य पदार्थों में। तो सरकार जो उसको कंट्रोल करेगी वो भी इसके लिए सुझाव है। क्योंकि मुद्रास्फीति को जैसे-जैसे कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन का जैसे-जैसे प्रबंधन करेंगे, तो उससे क्या होगा?
जो आम आदमी है या जो गरीब व्यक्ति है उनकी रीच में भी पहुँचेगा। आपने देखा कि बीच में शायद कुछ महीने पहले आपके जो टमाटर हैं वो बहुत महँगे हो गए। तो कुछ राज्य सरकारों ने क्या किया? कुछ राज्य सरकारों ने अ, अपनी एक नई वितरण प्रणाली बनाई कि लोग कुछ किलो तक शायद 2 किलो या 1 किलो वो जाकर सरकारी उनसे खरीद सकते हैं, जो कम दामों में उनको मिल रहा था। तो जो उसका कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? सरकार। क्योंकि मान लीजिए ₹100 का खरीदा, ₹50 में लोगों को दे दिया, है ना? तो ₹50 का जो लॉस है प्रति किलो, वो कौन लेगा? वो सरकार लेगी। तो वो भी क्या है? वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी सुझाव है या वो भी सरकारी प्रयास हैं जो बीच-बीच में किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं, इनको आप प्रयास कहकर उदाहरण के रूप में यूज़ करें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में सरकार ये नहीं कर सकती कि वो महँगा खरीद के सस्ता बेच सके, है ना? सरकार के जो अन्य प्रयास हैं, वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे, पर इस प्रकार के जो प्रयास हैं, जो शॉर्ट टर्म के हैं, टेम्परेरी हैं, इनका भी उल्लेख कर सकते हैं यदि उस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? तो जो आपकी प्रणाली है, उसको बेहतर करें, उसको और पारदर्शी बनाएँ, उसमें लीकेजेस कम करें। इसी में आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहला काम क्या है कि आपको ये देखना कि कौन वो लोग हैं, जिन तक हमें ये सेवाएँ, ये लाभ पहुँचाने हैं। है ना? तो जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उसको ठीक से आपको देखना, क्योंकि आम तौर पर आप पाते हैं कि ये आम है कि जो लोग हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिल रहा है। पर ऐसे कुछ लोग हैं, जिनको वह लाभ मिलना चाहिए था, पर उन तक वह नहीं पहुँच पा रहा है। तो जो मुद्रास्फीति है, खास तौर पर खाद्य पदार्थों में उनका बेहतर प्रबंधन। दूसरा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि केवल खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति का प्रबंधन से काम नहीं चलेगा। अब आप सोच कर देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो राष्ट्र के एक कोने में उगाई जाती हैं, फिर वहाँ से हर दिशा में उनको भेजा जाता है। अब जो भेजते हैं, जो ट्रांसपोर्ट आप करते हैं, उसका भी एक कॉस्ट है ना? जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, मान लीजिए कि दक्षिण भारत से जो आपका नारियल है, वो उत्तर भारत में आ रहा है, तो उसको वहाँ से लाने के लिए आपका कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड होगा ना? अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो किस पर निर्भर करता है? वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो आपके तेल पर निर्भर करेगा कि उसके दाम क्या हैं। वह आपका उस पर निर्भर करेगा कि आपकी सप्लाई डिमांड का गैप कितना है ना? बहुत सारे कारकों पर निर्भर करेगा, तो उसको भी कंट्रोल करना। उसके बाद आप देखेंगे कि हर वर्ष कोई ना कोई फसल आपकी ऐसी होती है, जिसको किसानों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है, कि इतनी अधिक मात्रा में वो है, इतनी सप्लाई उसकी हो गई कि उसका रेट ही नहीं मिल रहा और उसको अगर यदि वो अपने पास रखेंगे, तो उसका कॉस्ट और देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वो उसको फेंक देते हैं, या तो अपने ही खेतों में डाल देंगे कि वो सड़कर खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाए या उसको सड़कों पर फैला देंगे। तो वो क्या है कि जो जो आपकी फसलें हैं, उसका भी सरकार को नियंत्रण करना पड़ता है कि कितने मात्रा में क्या हो, है ना? उसका भी एक मोटा-मोटी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ जो आपका जलवायु परिवर्तन है, उससे जो आपकी लड़ाई होगी, वो यहाँ पर सुझाव हो जाएगा। सरकार के द्वारा ये जो अब आपके रिवर लिंकेज प्रोग्राम है, उदाहरण के लिए, जो सरकार नहरें बनाती है, उससे क्या होता है? सिंचाई बेहतर होती है। सिंचाई का सबके पास ऑप्शन मिलता है। फिर जो आपका किसान बीमा है, वो सभी आप उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो गरीबी उन्मूलन के प्रयास हैं, उसको भी आप यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। ठीक। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि जो सरकारी विभिन्न आपके प्रयास हैं और अन्य सुझाव जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करके इत्यादि, आप इस खाद्य सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसको और भी सिंपल करके हम लोगों ने पढ़ा है। अब आते हैं आपके वैश्विक भूखमरी सूचकांक पर, जिसमें अभी आपने भारत की स्थिति देखी कि इस वर्ष 2023 में भारत की स्थिति है, भारत की रैंक है 111 125 में से। यहाँ पर आपको रैंक दे रखी होगी, ये रही। तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ष करीब-करीब एक जैसी सी भारत की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अब ये जो कितने राष्ट्रों में से वो आपकी रैंक है, वो बदलती रहती है। कभी 117 है, कभी 107 है, कभी 119 है। पर फिर भी आप देखते हैं कि वो जो जो भुखमरी की स्थिति है भारत की, वो करीब-करीब वहीं पर बनी हुई है ना? तो 2017 में 100 रैंक, 119 में से 2018 में 103 हो गई, खराब हो गई। फिर 117 में से 102 हो गई, जो कि खराब है।
तो आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, काफ़ी नाज़ुक है, जब हम भुखमरी की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है? ये आपके कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हिल्फे, इन दोनों के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ये थोड़े प्रीलिम्स के फैक्ट हैं जिसको आप देख लें और एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि कहाँ से आ रहे हैं। जैसे गरीबी सूचकांक के लिए आप लोगों को ये था कि कहाँ से आ रहे हैं। तो देख लें प्रीलिम्स के फैक्ट भी हैं। अब हर वर्ष यह अक्टूबर में आपकी रैंक आती है। जैसे पिछले वर्ष 2022 में, 21 में, इस वर्ष हर वर्ष आपकी अक्टूबर में ये प्रकाशित किया जाता है। और इसमें इनका उद्देश्य है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख का व्यापक रूप से मापन और ट्रैकिंग कर सके। क्योंकि जो भूखमरी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे राष्ट्रों के लिए, खास तौर पर विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों के लिए, ताकि जो आपके विभिन्न राज्य हैं या नेशंस हैं, उनको पता रहे कि हमारी स्थिति क्या है, ताकि वो उसकी उस दिशा में काम कर सकें। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें आपके वो वैश्विक स्तर पर 10 और आपके राष्ट्रीय स्तर पर 12 संकेतक हैं। तो उन 12 संकेतकों में हमें देखकर पता चल रहा है कि अच्छा इतने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास साफ ईंधन नहीं है, या इतने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास पक्का फर्श नहीं है, या फिर इतने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो उससे हमें क्या पता चला कि यहाँ-यहाँ पर समस्याएँ हैं, यहाँ पर ज़्यादा समस्याएँ हैं, तो सरकार उनको टारगेट कर सके। सरकार अपने हस्तक्षेप के द्वारा उन चीज़ों को बेहतर कर सके। इसीलिए ये काम आते हैं ना आपके जो विभिन्न सूचकांक हैं। इसी प्रकार से यदि गरीबी ये जो भुखमरी सूचकांक है, ये प्रकाशित होगा तो सरकारों को पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। अब इसमें आपकी 4 चीज़ें हैं, 4 आपके संकेतक हैं। जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, 4 संकेतक हैं। एक तो है अंडर नरिशमेंट, फिर है आपका चाइल्ड वेस्टिंग जो हमने अभी पीछे देखा था। चाइल्ड वेस्टिंग अभी हमने देखा, जो हमने बात की थी कृषता की, फिर हमने बात की थी बच्चों में बौनेपन की, और साथ ही साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी जो हम मृत्यु दर से जोड़कर देख रहे हैं कि जो आपका शिशु मृत्यु दर है, वह कितना है। उसके अलावा हम देख रहे हैं अंडर नरिशमेंट, या फिर जिसको कह सकते हैं कुपोषण, है ना? जनरल माल नरिशमेंट या अंडर नरिशमेंट इसको कहते हैं। कुपोषण की स्थिति हम देख रहे हैं, जो आपकी सामान्य जनसंख्या है उसमें, कि कितने प्रतिशत लोगों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज़ नहीं मिल पा रही, आहार ऊर्जा नहीं मिल पा रही। वो अंडर नरिशमेंट को दर्शाता है। हाँ जी, इनको नोट्स में लिखना है। ठीक है। तो 4 चीज़ें अब देखिए, अब साथ ही साथ आप इसका आलोचनात्मक परीक्षण भी करते रहें। ठीक है। अब यदि हम कह रहे हैं कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के माध्यम से हम जनसंख्या में यह देखना चाह रहे हैं कि भुखमरी का स्तर क्या है, भुखमरी कितनी व्यापक है। पर आप देखते हैं इसमें कि जो आपके 3 संकेतक हैं, वह केवल बच्चों से जुड़े हुए हैं। 3 संकेतक, 4 में से 3 संकेतक आपके बच्चों से जुड़े हैं। चलिए, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर आप आगे आएँगे, ये सब कुछ हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है? ये सब कुछ हिंदी में भी दे रखा है, या आगे सब कुछ दे रखा है हिंदी में, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो 4 संकेतक हैं, 4 में से 3 संकेतक आप देख सकते हैं, 4 में से 3 संकेतक बच्चों में भुखमरी का क्या स्तर है, उसकी ओर इंगित कर रहे हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये सामान्य जनसंख्या में भुखमरी का क्या स्तर है उसको दर्शा रहा है? नहीं, क्योंकि सामान्य जनसंख्या के लिए केवल और केवल एक संकेतक का आपने इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसके भारांश को लेकर, कि कितना भारांश है, उसको लेकर क्या मापदंड का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। फिर उसके साथ-साथ आप देखेंगे, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपका लिंक दिया है, जिसमें आपके वो सारे मुद्दे एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है? तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अंडर नरिशमेंट है, इसके मापन के लिए, क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं है, बाकी सबके आंकड़े तो एनएफएचएस से आ गए। ठीक है? एनएफएचएस से आपके बाकी आंकड़े मिल जा रहे हैं। अंडर नरिशमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं? इसके लिए एक सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण किया जाता है।
उसका सैंपल साइज कितना है? 3000 लोग। तो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में से 3000 का एक सैंपल साइज लिया जाता है, 3000 लोगों का, 3000 व्यक्तियों का, जिनसे कुछ 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं कि कभी आपको ऐसा लगा या पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में कभी आपको ऐसा लगा कि कि आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा या आपकी जो आहार ऊर्जा की आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पाएगी, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतना छोटा सैंपल साइज लेना, वह कहाँ तक औचित्यपूर्ण है। साथ ही साथ केवल प्रश्नों के आधार पर, इस सर्वेक्षण के आधार पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि वह आपकी जो वास्तविक स्थिति है उसको नहीं दर्शा रहा। ये जो फैक्टर है, ये जो सर्वेक्षण है वो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा रहा। तो ये आपके कुछ इसको इसकी आलोचना के बिंदु हो जाएँगे कि ये जो हमने 4-5 पॉइंट रखे, इनके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो आपका सूचकांक है, इसमें कुछ कमियाँ हैं, उसमें कुछ समस्याएँ हैं। हिंदी के लिए फिर से बता रहा हूँ, हिंदी के लिए अभी-अभी हमने ये शब्द जैसे चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर इत्यादि अभी-अभी हमने देखे हैं। बाल मृत्यु दर, बच्चों में बौनापन, बच्चों में कृशता, अभी हमने देखे हैं। इसलिए मैं अंग्रेजी में वहाँ पर लिखे, अंग्रेजी में बता रहा हूँ। यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे और वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब से लेकर अब तक जब हमने एनएफएचएस के आंकड़े देखे थे, हमने 3 बार इनको पढ़ लिया है और 3 बार इनका विवरण कर लिया है। अब आप देखते हैं कि ये रैंक देता है और उसमें आपका 9.9 से लेकर 50 के बीच में आपका ये नंबर है, इंडिकेटर है जो इन्हीं बिंदुओं से आ रहा है। तो जो 0 का स्कोर है, वो सबसे बेहतर माना जाता है और जो जितना बड़ा स्कोर होगा, उतनी ज़्यादा आपकी समस्या बढ़ती रहेगी। तो भारत की यदि आप स्थिति देखें, तो भारत की स्थिति आप पाएँगे गंभीर में, ठीक है? गंभीर में भारत की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, गंभीर यानी सीरियस। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग की, तो उसका दर कम हो रहा है। पर आप यहाँ पर देखेंगे पिंक वाला है चाइल्ड वेस्टिंग का यानी कृष्णता का, जो मैंने आपको पीछे आंकड़े दिखाए थे, वो आपको बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके विभिन्न संकेतकों के नंबर हैं, नंबर आपको ये वाले याद नहीं करने हैं, पर भारत की क्या स्थिति है, पिछले वर्ष क्या स्थिति थी, उसकी तुलना में क्या स्थिति है, किस ब्रैकेट में आ रही है, सीरियस में आ रही है, अलार्मिंग में आ रही है, वो आपको ध्यान रखना है। वो आपको ध्यान रखना है। नहीं, पॉइंट 1 का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप भयप्रद यानी अलार्मिंग से देखें तो काफ़ी डिफरेंस है। भारत 28.7 पर है और वह शुरुआत उसकी होगी 35.0 से। ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग कृष्णता क्या है? जो आपको बताया कि आपकी वजन के अनुसार, हाइट के अनुसार, आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन ना होना, उसको कृष्णता कहते हैं। पीछे लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि ये समझने से ज़्यादा उसको याद करने की आवश्यकता है, तो वो याद आपको करना लगेगा। वो याद आपको करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो उसको कृपया याद करें। ये भारत की स्थिति विगत कुछ वर्षों में और ये आर्टिकल नहीं भी देखेंगे ठीक है, ये केवल यह बता रहा है कि भारत में यदि हम देखें, तो कृष्णता की जब हम बात करते हैं, तो वैश्विक स्तर में हम देखें तो 18.7 है ना? सबसे ज़्यादा है जो। वैश्विक स्तर पर आपके बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, पर हम कृषता का दर देखते हैं, तो भारत में वह सबसे अधिक है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि गरीबी का स्तर सब वो भुखमरी का स्तर सबसे ज़्यादा है या कुपोषण का स्तर सबसे ज़्यादा है। आपको ध्यान रखना है कि ये कृषता यानी वेस्टिंग का जो दर है, भारत में वो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा महिलाओं का मैंने आपको ध्यान होगा पीछे आंकड़ा दिया था, वो भी यहाँ पर दे रखा है। क्योंकि जब हम सामान्य जनसंख्या में देखते हैं अंडर नरिशमेंट या कुपोषण, तो वहाँ पर इधर से ही आंकड़े आएँगे आपके। आंकड़े आपके वहीं से आएँगे। तो ये केवल भारत की स्थिति दर्शा रहा है। आपको उदाहरण देने के लिए कि किस प्रकार के आर्टिकल आते हैं, डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन है, आपने सुना होगा नाम। पर्यावरण पारिस्थिति के लिए पारिस्थितिकी के लिए बताया जाता है कि अच्छी मैगज़ीन है, पढ़नी चाहिए। तो वहीं से ही ये लिया गया है। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक है,
इससे जुड़ी हुई क्या समस्याएँ जो मैंने आपको समझाई, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में दे रखे हैं। क्योंकि है क्या कि ये जो जीएचआई से जुड़े मुद्दे में लिंक दिया है, वो सरकार का जवाब है। क्योंकि भारत की स्थिति ये आई सूचकांक में, तो सरकार अपना नोटिस निकालेगी, जारी करेगी और उत्तर देगी। और सरकार हर बार जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं का हवाला देकर कहती है और इस जो रिपोर्ट है इसको खारिज कर देती है। हाँ, हर वर्ष आपका यही सरकारी उत्तर होता है। आप पिछले 2-3 वर्ष का उत्तर देखेंगे, यही सरकारी उत्तर है, केवल उसमें वर्ष बदल जाएगा। तो मैंने इस वर्ष का जो उत्तर है, वो आपको बता दिया है। ठीक है। अब आपको देखना है कि ये जो न्यूट्रिशन है या पोषण है, खाद्य सुरक्षा का तो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, क्योंकि जब हम भुखमरी की बात करते हैं तो हमने कहा कि आपको कुपोषण और कृषता दोनों के रूप में आपको भुखमरी दिखती है भारत में। तो न्यूट्रिशन के लिए एवं जो चाइल्ड वेस्टिंग यानी कृषता है, उसके लिए क्या सरकार कर रही है, उसका आपको देखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो-जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके लिए जो भी सरकार कर रही है, उनके लिए जो भी सरकार कर रही है, वो सीधे-सीधे सरकारी पहले हो जाएँगी। जैसे उदाहरण के लिए, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सरकार का पोषण अभियान है, अभी पोषण 2.0 आपका न्यूज़ में था। पोषण 2.0 न्यूज़ में है ना काफ़ी समय से, पिछले 3-4 महीने से। इसी प्रकार से आपकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आप लोग पीछे बता रहे थे एनएफएसए है, जो आपने पढ़ा वहाँ पर, वो आपका न्यूज़ में था। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आगे कुछ पहले मैंने बता दी है, लिख दी है। आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी स्कीम है, फिर आपको अंत्योदय अन्न योजना पता है ना? जो भी आपकी ये सरकारी पहल है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिड डे मील स्कीम, इनको आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए एवं कृषता से लड़ने के लिए, यानी कि भुखमरी से लड़ने के लिए सरकारी प्रयास है। उसके अलावा जो आपकी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो आपकी पहल है, जैसे कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, है ना? ये जो भी आपके मिशंस हैं सरकार के, कृषि की बेहतरी के लिए, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि से उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये भी यहाँ पर इन स्कीम्स में सरकारी हस्तक्षेप में आ जाएँगे। तो जो भी सरकारी हस्तक्षेप है, जब आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो उनको यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये जो आपका ग्राफ है, इसमें पढ़ लेंगे, इसमें आपको केवल और केवल ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है आगे। इसमें ये बात कर रहे हैं आपके सतत विकास लक्ष्य 2 यानी शून्य भुखमरी की। और मुझे पता है 5-10 स्टूडेंट को, वही 5-10 स्टूडेंट को छोड़कर किसी ने भी नहीं देखे होंगे सतत विकास लक्ष्य। और जब प्रश्न पत्र में प्रश्न आए, तो उत्तर आप दे पाए, नहीं दे पाए, पर ये ज़रूर याद हो जाएगा कि मैंने 2-3 बार कहा था कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं आपके 17 के 17, उनको पढ़ लें, उनको देख लें। क्योंकि यही वो लक्ष्य हैं, जिनकी दिशा में हर सरकार दुनिया भर में काम कर रही है ना? और अब जैसे सतत विकास लक्ष्य 2 है, शून्य भुखमरी, उसकी दिशा में सरकार काम कर रही है, उसके बारे में लिखा है। तो एक बार सतत विकास लक्ष्य 2 का केवल ये है, लेकिन आपको 17 के 17 कृपया करके हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए। और मैं आगे आपको प्रश्न दिखाऊँगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और किस प्रकार का प्रश्न और बन सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है कि ये सतत विकास लक्ष्य की दिशा में क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से आपको क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है, उत्पादन को लेकर, कृषता को लेकर, एनीमिया को लेकर, वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप चाहे इधर से पढ़ें, वैसे तो अंग्रेजी में भी देखेंगे तो दिख जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं किस राष्ट्र में क्या स्थिति है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। और अगर उसमें भी दिक्कत हो तो आप हिंदी में देख सकते हैं, एक बार इसमें देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन से राज्य हैं जो लटक रहे होंगे पीछे और कौन से राज्य हैं जो इसमें आगे होंगे, है ना? वो आपको पता ही है, लेकिन एक बार इसको देख लेंगे। इन आंकड़ों को आपको याद नहीं करना, इन आंकड़ों को आपको याद नहीं करना, केवल आपको दिखाने के लिए कि ये जो सतत विकास लक्ष्य 2 है, इसकी दिशा में सरकार क्या किस प्रकार के प्रयास कर रही है। अब इसी सतत विकास लक्ष्य 2 की दिशा में जो भी प्रयास है, वही आपकी सरकार की विभिन्न पहलें हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि आपका नागरिक समाज का भी यहाँ पर रोल हो सकता है, ठीक है? नागरिक समाज का भी रोल हो सकता है। कैसे? आपकी जागरूकता बढ़ाने में, जैसे स्वच्छता अभियान में आपको पता है कितने गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज़ हैं, उनने प्रयास करे, उनने मदद की। इसी प्रकार से कितने एनजीओज़ हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, कितनी लोकोपकारी संस्थाएँ हैं,
जो इस दिशा में काम करते हैं, लोगों को भोजन देना, भोजन का वितरण करना। तो ध्यान रखेंगे सरकारी हस्तक्षेप के अलावा भी आपके नागरिक समाज के हस्तक्षेप हो सकते हैं। अ, और किस प्रकार से हो सकते हैं, वो आपको पता ही है क्योंकि उसके उदाहरण आपको न्यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है? उसके उदाहरण आपको न्यूज़ में मिलते रहते हैं। एनजीओ का फुल फॉर्म आगे जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा और एनजीओ का फुल फॉर्म वैसे आपको पता होना चाहिए, एक बार आप गूगल कर लेंगे। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करें एनजीओ का फुल फॉर्म, तब ये भी देख लें कि एनजीओ होते क्या हैं, ठीक है? तो वो भी आप साथ-साथ देख लें। वैसे हम 2 चैप्टर बाद उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर आते हैं। अब आप प्रश्न देखें, देखिए प्रश्न आपका ऐसा है कि कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया होगा तो आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएँगे। ज़्यादा मुश्किल प्रश्न यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलते। प्रश्न देखिए, आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं कि के मुख्य कारण के रूप में भूख के मुख्य कारण के रूप में भोजन की उपलब्धता की कमी पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हट जाता है। फिर से रिपीट करता हूं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में सरकार का ज्यादा जोर रहता है भोजन की उपलब्धता को लेकर कि भोजन की कमी है उसको उपलब्ध कराया जाए, पर उससे सरकार का ध्यान हट जाता है अप्रभावी मानव विकास नीतियों से। ठीक है, तो ये प्रश्न ही क्लियर कर रहा है कि भूख के एक से अधिक कारण है। आपको ध्यान होंगे आपको भूख के कई कारण हैं, वो आपको ध्यान होंगे कि भोजन की उपलब्धता से स्टार्ट करके जो कुपोषण के कारण हमने बताए थे, जिसमें आपका स्वच्छ पेयजल, आपका स्वास्थ्य इत्यादि बहुत सारे कारण थे। तो आपको पता है कि एक से अधिक कारण है। तो भूख के मुख्य कारण के रूप में भोजन की उपलब्धता की कमी पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हट जाता है। इस पर उन्होंने आपके विचार पूछे हैं। देखिए, अब एक तो आप ये देख लें कि अप्रभावी मानव विकास नीतियां क्या हैं। मानव विकास की यदि हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास में क्या-क्या आ जाएगा? मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या-क्या आ जाएगा? कोई बता सकता है? शिक्षा आ जाएगी, बढ़िया। और क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य आ जाएगा, कौशल विकास आ जाएगा, बहुत खूब। आपका रोजगार इत्यादि आ जाएँगे, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। तो आपको ये पता चल गया कि आपको पता है कि जब मानव विकास की हम बात करते हैं, तो मानव विकास से जुड़ी बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारे आंकड़े हम पीछे देख के आए हैं। एक तो आप ये बता सकते हैं कि मानव विकास की नीतियों की जब हम बात करते हैं, तो हाँ, उससे ध्यान हट जाता है। तो स्टेटमेंट को देखें पूरी को, तो एक तो इसका उत्तर उत्तर हो सकता है यस, हाँ, और दूसरा उत्तर हो सकता है ना। तो हम प्रयास करेंगे अपने उत्तर में दोनों उत्तर देने का। तो एक उत्तर तो ये कहेगा कि जो आपकी मानव विकास नीतियाँ हैं, उनसे ध्यान हट जाता है। दूसरा क्या कहेगा कि नहीं, उनसे ध्यान नहीं हटता। इसलिए उसको हम कैसे बताएँगे? ध्यान हट जाता है, उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? मानव विकास के स्तर के बारे में बात करके। और नहीं, मानव विकास की नीतियों पर ध्यान है, उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार से स्तर में परिवर्तन आ रहा है। यदि आप शिक्षा का स्तर देखें तो बेहतर हो रहा है, यदि आप स्वास्थ्य का स्तर देखें तो बेहतर हो रहा है ना? उसी प्रकार से आप यदि सरकारी उसमें जो हस्तक्षेप है वो देखें, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो नए शिक्षा नीति के माध्यम से देखिए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है। इसी प्रकार से 2017 की आपकी जो स्वास्थ्य नीति है, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उसके माध्यम से देखिए स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या-क्या कर रही है। तो आपको दोनों उत्तर देने हैं, दोनों आप बता सकते हैं। अब आते हैं इसके पहले पार्ट पर, ठीक है? तो ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक में यस है और एक में नो है। तो यस में हम यस यदि जवाब देना है तो हम बताएँगे कि मानव विकास का यदि हम स्तर देखें भारत में, तो दयनीय है, काफ़ी समस्याएँ हैं उससे जुड़ी हुई। उसके बाद यदि हम देखें तो कैसे धीरे-धीरे मानव विकास का स्तर बेहतर हो रहा है, कि मानव विकास स्तर का जो स्तर है वो बेहतर हो रहा है और उसमें हम कुछ सरकारी नीतियों का उल्लेख कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारे उत्तर को एक बैलेंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ झुके हुए हैं। अब आते हैं पिछले पार्ट पर। अब आपको ये देखना है कि भूख के जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप बता देंगे कि भूखमरी को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जिसमें से आपका भोजन की उपलब्धता एक है, जिसमें आपका स्वास्थ्य दूसरा है, जागरूकता है इत्यादि।
तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, जिसमें आप एक से अधिक कारक बता देंगे। उसके बाद आपको बॉडी में क्या करना है, पहले बॉडी में बताना है कि मुख्य कारण के रूप में भोजन की उपलब्धता। अब भोजन की उपलब्धता को लेकर सरकार क्या करती है? भोजन की उपलब्धता को लेकर आपका आप देखते हैं कि जो बात करते हैं आपकी